मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभी एसटीडी क्लासेस पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफॉर्म से मैं हिंदी टीएचटी पीएचडी नेट और जेआरएफ तथा हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से जो है कि हिंदी साहित्य की क्लासेस में चल रही है और हिंदी साहित्य के इस क्रम में आधुनिक काल पर चर्चा चल रही है। मित्रों, आधुनिक काल में भारतेंदु युग के विषय में चल रहा है। तो भारतेंदु युग के संदर्भ में आज जो है कि हम लोग अंबिका दत्त व्यास के विषय में देखेंगे। जैसे इसके पहले जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र आदि के विषय में जो है कि चर्चा की जा चुकी है। आज का हमारा टॉपिक होगा अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास के विषय में हम लोग आज देखेंगे कि अंबिका दत्त व्यास की क्या विशेषताएं हैं, आधुनिक काल के संदर्भ में भारतेंदु युग में इनकी क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा हिंदी साहित्य के संदर्भ में, और कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उन हर बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो है कि महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को परीक्षा क्वालिफाई करना, इसके बाद पढ़ने के लिए तो पूरा जीवन बचा है। ठीक है मित्रों, तो आज हम लोग जो है कि अंबिका दत्त व्यास के विषय में देखेंगे। तो अंबिका दत्त व्यास के विषय में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंबिका दत्त व्यास आधुनिक काल में जो है कि भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं और भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवियों में इनकी गणना की जाती है। और भारतेंदु युग में जो है कि हिंदी साहित्य के विकास में इनका अपना जो है कि महत्वपूर्ण योगदान रहा। मित्रों, तो इनके विषय में देखेंगे कि अंबिका दत्त व्यास का जन्म, सबसे पहली चीज होती है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 ईस्वी में काशी में ही हुआ था। काशी यानी बनारस में ही अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 ईस्वी में अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था और 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यानी बहुत लंबा जीवन इन्होंने नहीं पाया था, अल्प जीवन ही इनको मिला था, लेकिन इस थोड़े से ही जीवन काल में इन्होंने बहुत सी रचनाएं की, यानी हिंदी साहित्य का विकास किया और विकास में हिंदी साहित्य का सहयोग किया। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, तो इनका जन्म जो है कि 1858 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ और 1900 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो गई। और इनके पिता का नाम, अगला पॉइंट बनता है कि इनके पिता कौन थे। तो मित्रों, अंबिका दत्त व्यास के जो पिता दुर्गा दत्त व्यास जो है इनके पिता थे। इन्होंने अपने कवि जीवन का प्रारंभ कविता वर्धनी सभा में एक समस्या पूर्ति करके किया। यानी इनके काव्य कवि जीवन का जो प्रारंभ होता है वह जो है कि कविता वर्धनी सभा में एक समस्या पूर्ति। उस समय जो है कि चूंकि भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण विशेषता है समस्या पूर्ति, भारतेंदु युग की विशेषताओं में आप लोग देखेंगे तो समस्या पूर्ति जो है यह भारतेंदु युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और यही बार बार पूछी जाती है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, तो भारतेंदु युग की विशेषता है। तो समस्या पूर्ति का मतलब क्या होता है बताया ही गया, इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि समस्या पूर्ति का मतलब था कि जैसे साहित्य का विकास करने के लिए, नए नए कवियों को पैदा करने के लिए, नए नए रचनाकारों को पैदा करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए कह सकते हैं कि जैसे कवि सम्मेलन होता था, कवि गोष्ठियाँ की जाती थी और उन कवि गोष्ठियों में एक लाइन दी जाती थी, एक पंक्ति कोई दे दी जाती थी और दूसरी पंक्ति समस्या के रूप में दे दिया जाता था कि उसकी दूसरी पंक्ति को जो पूरा करेगा वह जो है कि उसको सम्मानित किया जाता था। ठीक है, कवि के रूप में उसको सम्मान मिलता था। तो वही जो है कि यही समस्या पूर्ति है। यानी एक पंक्ति दे दी जाती थी एक कवि सम्मेलन में और उसको जो है कि बहुत कम समय दिया जाता था पूरा करने के लिए। जो लेखक, जो कवि, जो रचनाकार उसको कम से कम समय में जो है कि पूरा करके जो एक सटीक पंक्ति जो है कि उसकी दूसरी उसमें जोड़ देता था, तो उसको जो है कि एक कवि के रूप में सम्मान मिलता था। तो यही थी भारतेंदु युग की समस्या पूर्ति, यानी एक पंक्ति समस्या के रूप में दी जाती थी और उसको पूरा करना होता था। तो यानी यही है क्या है, समस्या पूर्ति। ठीक है, तो ऐसे ही जो है कि इन्होंने अपने कवि जीवन का, अंबिका दत्त व्यास जी जो थे, इन्होंने भी अपने कवि जीवन का प्रारंभ एक समस्या पूर्ति से करते हैं। ठीक है, जैसे इनको कविता वर्धनी सभा एक समस्या पूर्ति की सभा थी। तो कविता वर्धनी सभा में इनको एक पंक्ति दी गई कि पूरी अमी की कटोरिया, यानी एक पंक्ति इनको दी गई कि पूरी अमी की कटोरिया से। इन्होंने फट से इनको पूरा किया कि चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, और इतना सटीक इन्होंने जो है कि इसको पूरा किया, इतना सटीक इन्होंने इसको बताया कि यहीं से जो है कि एक कवि के रूप में चर्चित हो जाते हैं, एक अच्छे कवि, एक अच्छे लेखक के रूप में, एक राइटर के रूप में यहाँ से इनको पहचान मिलती है। ठीक है, तो यह हुआ कि इन्होंने अपने कवि जीवन का प्रारंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी,
यह समस्या पूर्ति करके किया। यानी यहीं से जो है कि कविता वर्धनी सभा में इस समस्या पूर्ति को पूरा करने के बाद ही ये एक कवि के रूप में जो है कि जाने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं अंबिका दत्त व्यास के विषय में कि इन्होंने पीयूष प्रवाह का संपादन किया। पीयूष प्रवाह नाम से इन्होंने एक पत्र निकाला था, पीयूष प्रवाह नाम से एक पत्र का इन्होंने संपादन भी किया था। आगे ये कवित्व सवैया में रचना करने वाले भारतेंदु मंडल के सर्वप्रमुख थे। यानी भारतेंदु मंडल के कवियों में कवित्व और सवैया छंद में रचना करने वाले भारतेंदु मंडल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास। आगे इसके बाद जो है कि इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। अंबिका दत्त व्यास की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। लगभग सभी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे इनकी पहली रचना है पावस पचासा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जा चुकी है। दूसरी रचना है सुकवि सतसई, सतसई परंपरा की रचना है यह जो है कि सुकवि सतसई। तीसरी रचना है हो होरी, ये भी इनकी महत्वपूर्ण हो जाती है। कंसवध इनकी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह अपूर्ण प्रबंध काव्य, वो भी खड़ी बोली में। ठीक है, कंसवध जो है यह इनका एक प्रबंध काव्य है, वो भी अपूर्ण है, यानी पूरा नहीं हुआ है, या अपूर्ण प्रबंध काव्य है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यह जो है कि खड़ी बोली में है। ठीक है, तो कंसवध कई बार पूछी गई रचना है। कंसवध किसकी रचना है? कौन सा एक अंबिका दत्त व्यास की कौन सी रचना है जो अपूर्ण है, जो पूरी नहीं हुई है? तो कंसवध है। कौन सी रचना इनकी पहली रचना है जो खड़ी बोली में है? तो कंसवध है, अधूरा है, प्रबंध काव्य है, खड़ी बोली में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली रचना है इनकी भारत धर्म। इसमें जो है कि भारत की आर्थिक दुर्गति के कारण का वर्णन किया गया है। आर्थिक दुर्गति, भारत की आर्थिक दुर्गति के क्या कारण है, क्या वजह रही इनकी, इसके विषय में इसमें बताया गया है। तो अगली रचना इनकी भारत धर्म है। और इसके बाद जो है कि बिहारी बिहार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह जो है कि बिहारी बिहार जो है कि इसमें महाकवि बिहारी के दोहों का इन्होंने कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है। महाकवि बिहारी के दोहों का इसमें इन्होंने जो है कि कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है, इसलिए इनकी जो है कि बिहारी बिहार भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अगली रचना है अवतार मीमांसा, अंबिका दत्त व्यास की। अवतार मीमांसा क्या है? ईश्वर के अवतारों का इसमें वर्णन है, यानी भक्ति परक रचना है, इसमें ईश्वर के अवतारों का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगली रचना है जटिल वणिक। फिर इसके बाद जो है कि समस्या पूर्ति सर्वस्व, समस्या पूर्ति पर इनकी एक रचना है, समस्या पूर्ति सर्वस्व। यह समस्या पूर्ति पर ही है, जैसा कि शुरुआत में बताया गया कि समस्या पूर्ति जो है कि भारतेंदु की सर्वप्रमुख विशेषता थी, तो इसलिए समस्या पूर्ति पर ही जो है कि एक इनकी रचना है, समस्या पूर्ति सर्वस्व। और इसके बाद आश्चर्य वृत्तांत, एक काल्पनिक काव्य या जो है कि इनका आश्चर्य वृत्तांत। तो ये जो है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हुए अंबिका दत्त व्यास के विषय में, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त टीजीटी पीएचडी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो है कि अंबिका दत्त व्यास से यदि कुछ पूछा जाएगा तो इससे अतिरिक्त जो है कि प्रश्न नहीं बनता है। जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी बन सकते हैं, हाँ, उन सभी को जो है कि यहाँ पर हम जो है कि दर्शाए हैं। तो एक बार जो है कि इनकी रचनाओं को फिर से देख लेते हैं। इनकी पहली रचना है अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा, दूसरी है सुकवि सतसई, अगली रचना है हो होरी, तीसरी रचना है कंसवध। कंसवध सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि यह जो है कि अपूर्ण है, प्रबंध काव्य, खड़ी बोली में। ठीक है, अगली रचना है भारत धर्म। इसमें भारत की आर्थिक दुर्गति के कारण को बताया गया है कि आर्थिक दुर्गति का कारण क्या है भारत का। अगली रचना है बिहारी बिहार, इनकी अंबिका दत्त व्यास की। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इसमें महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में इसी में विस्तार किया गया है। अगली रचना है अवतार मीमांसा, इसमें ईश्वर के अवतारों का वर्णन किया गया है। अगली रचना है जटिल वणिक, फिर है समस्या पूर्ति पर है, समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास की। और समस्या पूर्ति प्रकाश करके एक है, समस्या पूर्ति प्रकाश, जो कि इनके पिता दुर्गा दत्त व्यास की रचना है। समस्या पूर्ति सर्वस्व है तो अंबिका दत्त व्यास की, और यदि पूछा जाए कि समस्या पूर्ति प्रकाश तो इनके पिता दुर्गा दत्त व्यास की रचना है। और एक अगली रचना है इनकी आश्चर्य वृत्तांत, जो कि एक काल्पनिक काव्य। ठीक है, तो ये तो हुआ जो है कि आज अंबिका दत्त व्यास के विषय में। इसके बाद फिर अगले वीडियो में ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में चर्चा की जाएगी, जो कि भारतेंदु के अगले कवि के रूप में जिनको जाना जाता है और महत्वपूर्ण कवि है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों।